बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू ब्राइट साइंस कॉलेज तलागंग। माय नेम इज़ मोहम्मद उस्मान इम्तियाज़, लेक्चर कंप्यूटर ब्राइट साइंस कॉलेज। स्टूडेंट्स, 9th क्लास के एक और लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज़ एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या है, रोल ऑफ एल्गोरिदम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में एल्गोरिदम का क्या किरदार रहता है, फार्मूलेशन ऑफ एन एल्गोरिदम, एल्गोरिदम बनती कैसे है, उसकी कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम के, एल्गोरिदम हमारे पास अगर एक से ज़्यादा हों तो उसमें से प्रॉपर चूज़ करने के लिए, बेहतर चूज़ करने के लिए क्या तरीका तैयार करेंगे, यानी परफॉर्मेंस कैसे मेजर करेंगे किसी भी एल्गोरिदम की। डिफरेंस देखेंगे एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट का, उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज डिस्कस करेंगे एंड एट द एंड विल हैव अ रिव्यू। लेट्स स्टार्ट करते हैं जनाब। एल्गोरिदम से स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज़ एल्गोरिदम। तो वर्ड जो एल्गोरिदम है इसका मतलब है एक प्रोसेस या सेट ऑफ रूल्स कि आप किसी प्रॉब्लम में ये कैलकुलेशन करना लगते हैं। जब किसी प्रॉब्लम सॉल्व करने के अंदर तो कुछ रूल्स फॉलो करते हैं कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। तो आसान लफ्जों में इसका हम कह सकते हैं स्टेप बाय स्टेप चलना जो है। सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू बी टेकन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिदम। कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो स्टेप्स लेते हैं तरतीब से, स्टेप्स, यहाँ एक बात गौर से सुनिएगा, स्टेप्स लेना और तरतीब से स्टेप लेने में फ़र्क है। किस तरतीब से काम करना है, तो एल्गोरिदम जो होती है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। जैसे एक एग्जांपल है, जैसे एक रेसिपी है किसी भी चीज़ की। मैं आपको कहता हूँ चाय बनानी। अब चाय बनाने की रेसिपी ये तो नहीं होगी ना कि आप उठाएं जनाब वो पैकेट उठाएं और चाय बन जाएगी, बल्कि नहीं, पहला स्टेप आपका ये है, आप किचन में जाएंगे। दूसरा स्टेप आप वो बर्तन चूज़ करेंगे जिसमें आपने चाय बनानी है। तीसरा स्टेप आप उसमें पानी भरेंगे। चौथा स्टेप आप उसको रखेंगे, स्टोव के ऊपर रखेंगे। पांचवा स्टेप स्टोव ऑन करेंगे। छठा स्टेप आप पानी को उबलने देंगे। छठे स्टेप के, सातवें स्टेप के अंदर आप उसके अंदर पत्ती डालेंगे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप उसमें दूध डालेंगे और आखिरी स्टेप के अंदर आप उसको सर्व कर देंगे। देखें, एक एक स्टेप करके हमने डिस्कस की कि पहले क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है। इसी तरह कोई भी स्टेप्स आप अगर लेना चाह रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो जो स्टेप्स आप लोगे वो स्टेप्स जो है वो एल्गोरिदम। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ एल्गोरिदम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग की। प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर इसका क्या रोल है, क्या ज़रूरत पेश आती है इसकी। तो एल्गोरिदम जो है वो बड़ा अहम किरदार अदा करती है प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर। ये आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करती है कि आपने क्या करना है, पहले क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है। असल में जो प्रोग्रामर है पहले वो एल्गोरिदम लिखता है, फिर उसको फ्लो चार्ट में चेंज करता है। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया था कि फ्लो चार्ट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। किसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है? एल्गोरिदम की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। कि आपने एल्गोरिदम में जो लिख दिया वो तो मैथमेटिकल फॉर्म में होगा, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होगी, लेकिन जो फ्लो चार्ट है उसको हम ग्राफिकल दिखाएंगे, यानी वही एल्गोरिदम को हम सिंबल्स में जाहिर करें, शक्लों में जाहिर करें, तो वो जो है वो एल्गोरिदम फ्लो चार्ट में चेंज हो जाती है। आज इसके बाद हम बात करते हैं कि फार्मूलेशन ऑफ एल्गोरिदम, की एल्गोरिदम बनती कैसे, बनाई कैसे जाती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किसी भी एल्गोरिदम का स्टार्ट। हर देखो, जैसे फ्लो चार्ट का एक स्टार्ट था, इसी तरह एल्गोरिदम का भी एक स्टार्ट होना चाहिए। एक पॉइंट होता है जहाँ से एल्गोरिदम स्टार्ट होती है। फिर इनपुट, वहाँ पे हमने इनपुट का सिंबल बनाया था, लेकिन यहाँ पे हम इनपुट ले रहे होते हैं यूज़र से, उसको कंप्यूटर के अंदर स्टोर करते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं सेट की। देखो, जो हमने डेटा कंप्यूटर के अंदर रखना है उसका हम कोई ना कोई नाम तो रखेंगे कंप्यूटर के अंदर डेटा स्टोर करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, सेट का इस्तेमाल करते हैं ताकि मौजूदा वैल्यू को हम अपडेट कर सकें, बट उसमें तब्दीलियां कर सकें। जब ये तीन चीज़ें हो जाएंगी, चौथी चीज़ होती है इफ़ एल्स। इफ़ एल्स असल में किसी भी कंडीशन को चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। देखिए, कोई भी कंडीशन है ना, कोई भी शर्त है, कोई भी चीज़ है, तो वो एवेलिएट होती है, या तो वो ट्रू होती है या वो फॉल्स होती है। हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम के अंदर दोनों पार्ट्स लिख लेते हैं, ट्रू के लिए भी और फॉल्स के लिए भी। अगर हमारी कंडीशन हम चेक करते हैं, अगर तो वो ट्रू होती है तो जो पार्ट हमने ट्रू के लिए लिखा हुआ है वो चल जाएगा और फॉल्स वाला ऐसा नहीं चलेगा। लेकिन अगर इस फॉल्स वाला ऐसा चल जाता है, कंडीशन फॉल्स होती है, तो फॉल्स वाला ऐसा चलता है और ट्रू वाला ऐसा नहीं चलता। फॉर एग्जाम्पल, हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जो यूज़र से नंबर पूछता है और उसको रिजल्ट बताता है कि वो पास है या फेल है। तो हम उसमें कंडीशन रखेंगे इफ़ नंबर इक्वल टू 40, कि अगर नंबर 40 है। अब हमने दोनों कंडीशन लिख देनी है, दोनों इसे लिख देने हैं कि अगर नंबर 40 है, कंडीशन ट्रू होती है, तो हम लिख देंगे प्रिंट पास, और दूसरा ऐसा हम बना देंगे एल्स के अंदर फेल वाला। तो अब हम पूछेंगे, मैं आपसे पूछता हूँ बच्चे नंबर कितने, आप कहते हैं 40, कंडीशन ट्रू हो गई है, पास वाला हिस्सा चलेगा, इसको कंट्रोल मिलेगा, और एल्स वाला हिस्सा नहीं चलेगा। अगर आप कहते हैं मेरे 39,
तो अब फेल वाला ऐसा चलेगा और पास वाला ऐसा नहीं चलेगा। ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक वक्त में एक स्टूडेंट को कहा जाए कि आप पास मी और फेल मी। कंडीशन या तो ट्रू होती है या कंडीशन फॉल्स होती है, ये दोनों एट द सेम टाइम नहीं हो सकती। इसके बाद हम बात करते हैं गो टू की। गो टू असल में एक ट्रांसफ़र कंट्रोल करने का तरीकाकार है। एक समझ लें कि हमारे पास ये एक तरीकाकार है जो कंट्रोल ट्रांसफ़र करता है किसी सर्टन पार्ट ऑफ प्रोग्राम, किसी खास हिस्से की तरफ। सपोज मैं कहता हूँ एल्गोरिदम में आप लाइन 40 पे चले जाएं तो डायरेक्ट हम गो टू से लाइन 40 पे जा सकते हैं। लाइन 90 पे चले जाएं तो 40 से डायरेक्ट 90 पर जा सकते हैं। तो गो टू हमें एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ यूँ कह सकते हो कि जंप करने की सहूलत देता है, लेकिन इसको रिकमेंड नहीं किया जाता। इजाज़त है लेकिन इसकी रिकमेंडेशन नहीं है। इसके बाद आउटपुट है। ये क्या करता है, ये वैल्यूज़ डिस्प्ले करने के लिए, जैसे आपको याद होगा हमने फ्लो चार्ट के अंदर एक सिंबल बनाया था इनपुट और आउटपुट का। यहाँ ये वही आउटपुट है कि यूज़र को वैल्यूज़ डिस्प्ले करके दिखा रहा है, आउटपुट दिखा रहा है। और जैसे प्रोग्राम का स्टार्ट हिस्सा था, इसी तरह एक टर्मिनेशन पॉइंट भी होता है जहाँ से एल्गोरिदम एंड हो जाती है, क्योंकि हमने जो एल्गोरिदम है वो बताया ना कि सीक्वेंस ऑफ स्टेप है और फिनाइट सीक्वेंस ऑफ स्टेप है, यानी जो ख़त्म हो जाए, गिने जा सके। तो स्टॉप जो है उसी सिलसिले में आखिर। अब हम बात करते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं एल्गोरिदम की ताकि हमारी बात क्लियर हो सके। तो हम बात करते हैं एक सिंपल सी एल्गोरिदम के जो 3 नंबर्स का सम, प्रोडक्ट और एवरेज फाइंड करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, स्टेप 1 के अंदर हम स्टार्ट करेंगे। स्टेप 2 के अंदर हमने इनपुट ली N0, N1 और N2, 3 नंबर्स ले लिए जिनको हमने इनपुट करके रखना था। यूज़र से 3 नंबर ले लिए। फिर हमने स्टेप 3 के अंदर हमने क्या किया, सम फाइंड करने के लिए N10 प्लस N1 प्लस N2 कर लिया, इनको जमा कर लिया तो हमारे पास सम आ जाएगा। प्रोडक्ट लेने के लिए हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, N0, N1, N2, और एवरेज लेने के लिए N0 प्लस N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाई 3। स्टूडेंट्स आपको पता है कि एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, नंबर पहले जितने होते हैं उनको उनकी तादाद पे तकसीम कर देते हैं। यानी अगर ये 5 नंबर्स की एवरेज निकालनी होती तो ये होता N0, N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 डिवाइडेड बाय 5, यानी टोटल तादाद पे तकसीम करेंगे तो हमें एवरेज मिल जाएगी। स्टेप 6 में हम आउटपुट दिखा देंगे, क्योंकि हमारे पास सम भी आ चुका है जमा करने से, प्रोडक्ट आ चुका है मल्टीप्लाई करने से, और एवरेज आ चुका है जमा करके तादाद पे तकसीम करने के, और इसके बाद हम इसको। इसके अलावा एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि और बेहतर तरीके से चीज़ क्लियर हो। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करने के लिए एल्गोरिथम, सबसे पहला स्टेप हमने फाइंड के अंदर हम क्या स्टार्ट किया। दूसरे स्टेप के अंदर हमने बेस और हाइट की वैल्यूज़ को 2 वेरिएबल्स में बी और एच में रख लिया। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, देखिए मैंने आपको कहा था ना कि हम वैल्यू स्टोर करते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो हम कैसे स्टोर करते हैं, हम वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करते हैं। वेरिएबल्स जो है हम फर्दर आगे डिस्कस भी करेंगे, लेकिन यहाँ ये समझ लीजिए कि वेरिएबल्स वो जगह है मेमोरी के अंदर जिसमें हम डेटा स्टोर कर रहे होते हैं। एरिया फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, स्टेप 3 के अंदर बी और एच की वैल्यू जो हमें मिली हुई थी, यूज़र ने दी, उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया मौजूद हो जाएगा, आ जाएगा। स्टेप 4 में हम वही एरिया जो हमें मिला था हम उसको आउटपुट कर देंगे, डिस्प्ले कर देंगे, और स्टेप 5 के अंदर हम इसको एंड कर देंगे। साइड आपने देखा आपकी स्क्रीन पे ऊपर फ्लो चार्ट भी मैंने बना दिया था कि आपको पता चले कि कैसे हम एल्गोरिदम और कैसे फ्लो चार्ट बनाते हैं। अब बात करते हैं एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम। देखिए एक से ज़्यादा एल्गोरिदम हमारे पास हो सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब उसमें सेलेक्ट करने के लिए कि हमारे पास एफिशिएंट कौन सी है, बेहतर कौन सी है, तो हम एल्गोरिदम को 2-3 चीज़ों पे मेजर करते हैं, पैरामीटर्स पे नापते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ स्टेप्स। जो एल्गोरिदम हमारे लिए कम स्टेप्स के अंदर हमारा मसला हल कर दे वो हमारे लिए बेहतर है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। देखिए अगर एक चीज़ है उसको करने, मैं आपको कहता हूँ कि एक चीज़ उठा के लानी है, एक सीढ़ियों में जहाँ 4 सीढ़ियों के बाद आप अपनी या 5 सीढ़ियों के बाद अपनी जगह पे पहुँच जाते हैं, और एक तरीका कार ये है कि आप 25 सीढ़ियाँ चढ़ के जाएँ तो अपनी मंजिल पे पहुँचेंगे। या आसान लफ्ज़ों में अगर और इसको बेहतर किया जाए तो एक चीज़ है वो एक काम करना है, अगर आपको 4 स्टेप्स में वो काम करना मिल जाता है और वही काम फिर आप 8 स्टेप्स में भी कर सकते हैं, तो आप चुनेंगे 4 स्टेप्स को जिसमें वक्त कम लगे। और दूसरी चीज़ प्रोग्राम के अंदर हम ये देखते हैं कि जो एल्गोरिदम कंप्यूटर मेमोरी कम इस्तेमाल करती है, लेस इस्तेमाल करती है, हम उसको एफिशिएंट मानते हैं। देखिए पहले लेक्चर्स में मैं बात कर चुका हूँ कि जहाँ हमें आसानी नज़र आती है, कम वक्त में और कम मेमोरी में चीज़ हमारे लिए आसान हो जाए, बेहतर हो जाए, डन हो जाए, तो हम उसको एफिशिएंट मानते हैं। अच्छा अब बात कर लेते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम में। एल्गोरिदम जो है वो सिंपल ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज इंग्लिश में और मैथ में लिखी जाती है, जबकि फ्लो चार्ट वही एल्गोरिदम को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का नाम है।
फ्लो चार्ट का फ़ायदा ये होता है कि ड्रॉ करना आसान होता है, पता है सिंबल्स होते हैं स्टैंडर्ड 8-10, उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं, समझना आसान हो जाता है। एल्गोरिदम को मैथमेटिकल फॉर्म को पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है। इसको जो कि आप सिंबल हैं, ये इनपुट का है, ये आउटपुट का है, ये प्रोसेस का है, ये फंक्शंस का है, आप कुछ सिंबल याद कर लो तो समझना आसान हो जाता है। फिर आपकी जो कि ग्राफिकल है, विजुअल है, तो इसमें गलतियां ढूंढना भी आसान होता है, ऑब्जर्व करना आसान होता है। लेकिन यहाँ इसके कुछ नुकसान भी। नुकसान पहले ये कि फ्लो चार्ट को ड्रॉ करने के लिए टाइम लगता है, क्योंकि आपने सिंबल बनाने हैं और अगर चेंजेस आती हैं तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते आसानी से, बल्कि आपको पूरा फ्लो चार्ट दोबारा से रीड्रॉ करना पड़ता है, यानी दोबारा ड्रॉ करना पड़ता है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि एल्गोरिदम जो मैंने बताया था, जैसे कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है, इसके कुछ फ़ायदे हैं। लिखना आसान है, फिर इसको लिखने की जो टेक्निक है वो बड़ी आसान है, समझना आसान है। किसी बड़े प्रॉब्लम को लिखने के लिए, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एल्गोरिदम बनानी पड़ती है और वो हेल्पफुल है। लेकिन जहाँ इसके फ़ायदे वहाँ नुकसान ये है कि अगर चेंजेस आ जाते हैं तो उसको मॉडिफाई करना हर दफ़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आसान नहीं है। एक एक स्टेप जो है दूसरे से दिखाना, अलग करना, फ्लो एक स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, थोड़ा सा मुश्किल है। और फिर सबसे बड़ा मसला इसमें आता है गो टू का, जो कि इसको आप एक जगह से दूसरी जगह जंप कर रहे होते हैं। क्योंकि देखो, अगर आप सीधे सीधे चले हो ना लाइन 1 से लाइन 2, लाइन 2 से लाइन 3, तो आपके लिए समझना आसान है। लेकिन दरम्यान में अगर लाइन 1 से सीधा आप लाइन 15 पे चले जाते हैं, 15 से 25 पे चले जाते हैं, तो उसमें आपके लिए चीज़ों को पिन पॉइंट करना ज़रा समझता है। तो आज के लेक्चर बच्चों इतना ही था। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर किसी के जहन में कोई सवाल हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।